ने इन्वेंट्री। ओके। तो इन्वेंट्री के अंदर बता सकते हो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? इन्वेंट्री इंक्लूड्स, ए जी पूरी लाइन नहीं कह सकता हूँ, रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री होती है और वर्क इन प्रोग्रेस ये भी इन्वेंट्री होती है और फिनिश गुड्स ये भी इन्वेंट्री। अच्छा, जो कंज्यूमेबल्स है वो कंज्यूमर जैसे पेट्रोल वो भी इन्वेंट्री है। अगर वो रेगुलर यूज हो रहा है तो वो भी इन्वेंट्री है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक मशीनरी स्पेसिफिक नट बोल्ट्स है, मशीनरी स्पेसिफिक, क्या वो इन्वेंट्री होगा? नहीं होगा। उसको क्या बोलूंगा मैं? वो मशीनरी ही बोलूंगा उसको, फिक्स्ड एसेट ही है वो। ठीक है बच्चे, तो हमने ये देखा था। फिर आपको याद है हमने AS2 का एक ही पॉइंट करा था और वो क्या था कि वैल्यूएशन कैसे होती है। तो बता सकते हो एज पर AS2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, क्या फॉर्मूला था? मतलब लाइन लिखवाई थी, लाइन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। तो सर जी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर का क्या मतलब हुआ? मान लो मेरी दुकान पे, मान लो सामने जो दुकान है वहां पर अभी इन्वेंट्री पड़ा है। ठीक है दोस्त, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, मान लो जो सामने अगर कोई दुकान है उधर क्या अभी सामान पड़ा होगा? यस सर। क्या उसको इन्वेंट्री बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं जी। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। और आखिरी दिन होता है? नहीं। अगर मुझे आज ही बैलेंस शीट बनानी है तो आज का क्लोजिंग स्टॉक तो यही है जो पड़ा हुआ है दुकान पे। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री की मान लो कॉस्ट है 100 रुपए। अभी सामने हम दुकान पे गए, वहां पे AC पड़े हुए थे और हमने पूछा भैया कितनी कॉस्ट के हैं, तो उसने बोला 100 रुपए। और NRV क्या होता था बच्चे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने कहा NRV कितनी है? कह रहा है 120। तो मुझे बताओ मैं क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अपनी इन्वेंट्री कितने पे दिखाऊंगा? 100 रुपए पे दिखाऊंगा। और अगर उसने NRV 80 रुपए बोल दी तो 80 रुपए पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था जी? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। क्लियर है बच्चे? आइए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो प्रैक्टिकल तो आज शुरू करना है जी, और लिखना शुरू करिएगा साथ साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं दोस्त, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये ICAI इशू करता है, समझ रहे? ठीक है, तो दीज आर इशूड बाय ICAI। टोटल AS जो है वो 29 है। और ICAI की बात हर कोई मानेगा क्या? नहीं। ये जो AS होते हैं ये पार्लियामेंट में पास कराए गए। कैसे पास कराए? कंपनीज एक्ट पता है आपको? उसमें लिखा है कि जो भी कंपनी बनेगी उसको AS फॉलो करने पड़ेंगे। और वो AS को कॉपी पेस्ट कर दिया कंपनीज एक्ट में। तो हर कंपनी जो धंधा कर रही है उसको AS फॉलो करना, समझ रहे? लेकिन ये ड्राफ्ट कौन कर रहा होता है? ICAI करता है। ठीक है जी। ओके बच्चे, मैंने नीचे की दो लाइट बंद कर देना, लेफ्ट को, हाँ। ठीक है साहब, चलिए। चलिए आइए बच्चे। चलिए, तो हमारा चल रहा था जी AS2, जिसके अंदर चल रहा था इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री की डेफिनेशन आपने देखी थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ठीक है बच्चे। दूसरा हमने वैल्यूएशन प्रिंसिपल करा था। इसको क्या बोला जाता है? वैल्यूएशन प्रिंसिपल। कि आप अपनी इन्वेंट्री को किस पे दिखाओगे, और वो क्या था बच्चे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। ये हमने बात कर ली थी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था वो भी कर लिया था। ठीक है, बच्चों वाला देख लेंगे अगर आपको भी डाउट हो तो, वैसे तो खत्म हो, जरा सा ही था वो। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चे कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूले का मतलब, कॉस्ट फॉर्मूला मतलब फीफो, लीफो,
एवरेज मेथड या फिर वेटेड एवरेज में। सर ये सब क्या होता है सर? ये ध्यान से सुनिएगा कि क्या जरूरत पड़ती है इसकी बच्चे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिएगा, यू कैन से दैट दिस मेथड is used when inventory is similar या फिर इंटरचेंजेबल। ये मेथड यूज करा जाता है बच्चे जब आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्या होती है? सिमिलर या फिर इंटरचेंजेबल। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, सिमिलर इंटरचेंजेबल का? एक जैसी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया था और एक एग्जांपल बनाते हैं। एक बात बताओ, आप सभी बच्चे चॉकलेट खाते? यस सर। चॉकलेट खाते हैं सब बच्चे, ठीक है। अभी आप देखते हो आजकल, जैसे अगर जैसे कोई बच्चा जिम जा रहा है, जिम जाता है कोई बच्चा? कौन कौन जाता है? आप जाते? आप भी जाते, रेगुलर जाते? इसको पता था अगर मैंने रेगुलर बोल दिया तो सर बोलेंगे क्लास भी आ जा बेटे रेगुलर। इरेगुलर जैसा यहाँ वैसा हूँ, बराबर चलने से। वेरी गुड। सार्थक जी आप ऑनलाइन ऑनलाइन जा रहे हो क्या जिम? एक हफ्ता नहीं गया? और कौन जाता है? अर्षद जाता है लेकिन। तो अगर मैं ऐसी बोलूं, जैसे जिम जाने वाले बच्चे चॉकलेट खा रहे होते हैं, खा रहे हैं तो खा, ठीक है खाते हैं ना। लेकिन आपको पता है एक ब्रांड रणवीर सिंह की है, वो सुपर यू। हाँ, नहीं पता? मतलब वो जैसे सुपर यू क्या है, मतलब ऐसे ब्लिंकिट या जेप्टो पे देखोगे ना, तो उसके जो चिप्स हैं, मतलब उसके चिप्स भी बेक्ड हैं विद प्रोटीन्स है, 10 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन। हाँ, ठीक है। और उनकी चॉकलेट बार भी है, और वो भी कितने ग्राम्स प्रोटीन है ऐसे, मतलब उसमें चॉकलेट कम है, मतलब नो एडेड शुगर है, और ऐसे करके कहानी पूरी बना रखी है। और 15 ग्राम का ऐसे मतलब प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, सही होता है वो खाना या गड़बड़ी होती है? हाँ, होती है गड़बड़। नहीं यार, मतलब मैंने ना बहुत ज्यादा खाने लग गया हूँ मैं। जब मुझे भूख लगती है ना, पहले जैसे चॉकलेट अगर नॉर्मल आप खा रहे हो डेयरी मिल्क तो गिल्ट होता है भाई, शुगर खा लिया। पर सुपर यू की तो मैं एक साथ 3 चॉकलेट खा जाता हूँ। एडेड शुगर नहीं है ना, लेकिन मतलब ये लगता है कि प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, चॉकलेट खा लो। एग छोड़ दिया मैंने, चॉकलेट ज्यादा कर दी, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि सपोज करो एक ब्रांड है दैट इज सुपर यू, और मैं सिर्फ चॉकलेट की बात कर रहा हूं उसकी, ठीक है। और वो इसको क्या बोल रहे बच्चे, प्रोटीन बार, ठीक है। एक बार आप जरा मुझे बताओगे एक प्रोटीन बार कितने का आ रहा? 50 रुपए। देख लिया आपने, ठीक है। 50 रुपए का बिक रहा है जी एक प्रोटीन बार। दो लोगे तो 96, तीन लोगे तो 145। एक एक्स्ट्रा लेने पे 1 रुपए माफ। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, मान लो आपका बिजनेस है, मान लो सपोज करो बच्चे एक इंसान है मिस्टर ए, और उसका किस चीज का बिजनेस है? सुपर यू प्रोटीन बार। और अब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, इसका सेल प्राइस मैं फिक्स कर रहा हूं, कितने रुपए फिक्स्ड है बच्चे? क्या मैं कह सकता हूँ जनरली, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसका सेम ही होता है ना भाई। 20 रुपए वाली बोतल 20 की होती है, आधे लीटर की, हाफ लीटर की अलग होती है, तो प्राइसेस तो सेम ही रहता है ना। तो जो प्रोटीन बार है कितने रुपए का है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जब परचेस करता है, जिससे भी परचेस कर रहा है, ऑब्वियसली ये तो सुपर यू चॉकलेट बेच रहा है तो कहीं से खरीद रहा होगा, तो ये सेम प्राइस पे खरीदता होगा या अलग अलग हो सकता है? एग्जैक्टली, सो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। मिस्टर ए ने 1,000 चॉकलेट खरीदे, और आज के दिन का ही ले लो, आज क्या डे है? 29 अक्टूबर। 1,000 खरीदा, कितने रुपए का? कितना हो गया भाई साहब? मैं खरीदने की बात कर रहा हूं, और अगर आपके मन में एंट्री भी चल रही है ना, तो एंट्री भी बता दो चलो। सुपर यू का धंधा है, परचेज टू कैश।
कितने रुपए? 30,030 है ना। और उधारी पे दो परचेज टू क्रेडिटर्स, बहुत अच्छी बात है जी। 30 तारीख को फिर खरीदी बेटे 500 रुपए की, आई एम सॉरी 500 यूनिट, और कितने रुपए की? ओ माई गॉड, कितना आएगा बच्चे? 12,500। अब आप सोच के बताइए इसकी दुकान में कितनी प्रोटीन बार्स लगे हुए हैं? 1,500 लगे होंगे डिस्प्ले में। और मैं आपको ये कह रहा हूं अगर 1,500 डिस्प्ले में लगे हुए हैं तो आप उसमें से कोई भी उठाओ, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन आप सोचो आप इस दुकान पे जाओ और अगर मैं आपको बोलूं रुको रुको ये वाली मत उठाओ, ये वाली उठाओ, तो क्या आपको डाउट नहीं आएगा क्यों बेच रहा भाई ऐसे? जब सारी की सारी सेम दिख रही है तो आपके मन में आएगा मैं यहां से खरीदूंगा ही नहीं आज। जैसे कि सपोज करो आप अभी चेयर पे बैठे हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं, क्या मैं कह सकता हूँ सारी चेयर सेम है या अलग है? सेम, दैट सिमिलर और ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। तो मैं यही कह रहा था 50 रुपए की ये जो भी मैं बेच रहा हूँ जो चॉकलेट्स है उसमें ग्राम्स, उसकी डिजाइनिंग, उसका मार्क, उसका पूरा का पूरा सेटअप एकदम सेम होगा, कलर भी सेम होगा। समझ रहे हो? तो इसको क्या बोला जाता है बच्चे? दैट इट इज सिमिलर और इंटरचेंजेबल, पहली बात। अब आप मुझे बताइए दुकान में कितनी चीजें आ गई रे? बहुत अच्छी बात है। 31 अक्टूबर को 800 और खरीदी 20 रुपए की। ओ माई गॉड, कितने रुपए? 16,000। और अब मैं आपको कह रहा हूं 31 अक्टूबर को इस बंदे ने 1200 प्रोटीन बार्स, पीवी लिख दूं प्रोटीन बार समझ जाओगे, मतलब 1200 सेल करी है। कैन यू टेल मी द सेल प्राइस? 50। तो ये मैं सेल की बात कर रहा हूं, कितना आ रहा है? 60,000। क्या मैं कह सकता हूं ये नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड है और ये नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड? कैन यू टेल मी हाउ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स एट द शॉप? क्या आप 31 अक्टूबर को मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स बता दो, बस ज्यादा नहीं चाहिए। 1100, क्योंकि टोटल थी बेटे 2300, 1200 बिक गई तो कितनी बच गई? 1100। बहुत अच्छी बात है जी, 1100 यूनिट्स बची हुई हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि ये कौन सी चॉकलेट है? मतलब सर कौन सी चॉकलेट है? मतलब आप सोच के देखो, जब वो बंदा 1200 लेकर गया है, क्या मैं उसे ये बोल सकता हूं भाई सुन पहले ये वाली खरीद, ये मैंने पहले खरीदी थी? वो बोलेगा ये वाली नहीं खरीदूंगा, एक्सपायरी डेट का झमेला आ जाए। समझ लो कस्टमर सबसे बड़ी चीज यही होती। अभी मैं अभी अभी कल ही हुआ ये चीज। अभी जैसे कल ना जब मैं फैमिली के साथ जैसे पीवीआर साकेत गए बच्चे, तो बीकानेर वाला है उधर। तो ऐसी हम लोग के घर में अभी कुक नहीं आ रही थी, मेड नहीं आ रही थी, तो हमने कहा बाहर ही जाके खा लेते। तो बाहर खा लिया, उसके बाद हमने देखा सामने मैकडोनल्ड्स, ठीक है, मैकडोनल्ड्स पे आइसक्रीम खाई। और मेरी डॉटर थी ना, तो वो जब आइसक्रीम खा रही थी कह रही पापा ये एक्सपायर्ड तो नहीं? अगर वो ना बहुत ही मतलब छोटे बच्चे ना, एक बार कोई चीज याद हो जाए ना कि कोई चीज एक्सपायर्ड देख ली अगर, कि तो वो हर चीज में डाउट आता है। मैंने कहा नहीं ये एक्सपायर्ड नहीं होती, ये सेम डे ही वो बनाते हैं, मशीनरी में मिल्क डालते हैं सारी चीजें करते हैं। तो मैं कहा ठीक है इतने में कन्विंस हो जाएगी। पर बच्चा ज्यादा सोचता है, कह रही अगर मिल्क एक्सपायर्ड हुआ तो? मैं कहा, बेटे इतना डाउट करेंगे तो जिंदगी नहीं जिएंगे बेटे। मैं कहा खानी है खानी मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे बताइए क्या कस्टमर के दिमाग में होता है कि नहीं होता कि एक्सपायर्ड वाला जो है? तो मैं अगर आपको एक सेम चीज, आप प्रैक्टिकली सोचो मेरी दुकान है और अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं ना सब चीजें सेम और बोल रहा हूँ वो वाली लेना भाई साहब, अब आप वो छोड़ के सब ले लोगे और वो नहीं लोगे। समझ रहे हो? तो बेसिकली दुकान में नहीं लगा सकता मैं, प्रैक्टिकली दुकान में ये नहीं बोल सकता ये आया और ये पहले जाएगा, ये नहीं लगा सकता। पर बैक एंड पे तो लगा सकता हूँ। अकाउंटिंग टीम तो लगा सकती है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग टीम में, अच्छा कितने यूनिट बचे हुए हैं? 1100। अब भाई उसमें से कुछ यूनिट क्या मैं कह सकता हूँ ये वाले 1100 में से बचा होगा, कुछ ये वाले में से बचा होगा और कुछ ये वाले में से बचा होगा। अब क्या ये दुकानदार यही आइडेंटिफाई करता रहे?
इसीलिए इन 1100 यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगी भैया? कॉस्ट निकलेगी सबसे पहले कौन सा ना, पहला मेथड कौन सा होगा? पीफो। पीफो क्या होता है बच्चे? फर्स्ट इन, इसका मतलब जो पहले खरीदो पहले जाए। तो रियलिटी में नहीं हो रहा है ये, दुकान में नहीं हो रहा है ऐसा। ऐसा मत सोच लेना दुकान आपने खोली और आप कह रहे हो ये वहां नहीं हो सकता ये, लेकिन बैकएंड पे यही होगा। और बैकएंड पे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मैंने 1200 यूनिट बेचे हैं तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि पहले ये वाला लॉट निकला होगा? बैकएंड की बात करो, अकाउंटिंग टीम के लिए तो ये मान के चलना। फिर इन 500 में से कितने निकल गए? तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब 300 यूनिट बचे हुए हैं 25 के, 800 और 800 बचे हुए हैं 20। रियलिटी में कौन सा बड़ा है मुझे नहीं जानना, दुकान मैं यही थोड़ा ना करता रहूंगा। 500 आउटलेट है, ये थोड़ा ना देखूंगा कौन कब खरीद रहा है क्या कर रहा है। पीफो लगाऊंगा। आप मुझे बताओ ये डेटा प्रोक्योरमेंट टीम के पास होगा नहीं होगा? डेली की बचत बिल्कुल होगी। जो बच रहा है मैं बोल दूंगा भाई पहले वाला पहले बिक गया होगा, सेल की डिटेल भी दे दो मुझे बच गया वो। आप मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 3000 इंटू 25,800 कितना आ रहा है? सारे बच्चे साथ साथ लिखेंगे भैया, साथ साथ लिखना बेटे, नहीं भूल जाते हो। और आप तो समझदार बच्चे हो बेटे, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। लीफो निकाल जाओगे आप मुझे लग रहा है। लीफो की फुल फॉर्म बता दो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई इसका मतलब अगर ये 1200 यूनिट बिके हैं तो इसका मतलब कौन सा लॉट पहले निकला है? एग्जैक्टली ये डन हो चुका है। और इसमें से कितना निकल गया होगा? 400। 1200 निकालने हैं ना बाहर, इस 1200 में से 800 और 400, तो कितना बच गया बेटे? क्या मैं कह सकता हूं 100 यूनिट बच गए 25 के, और 1000 बच गए 30 वाले? कितना आ रहा है? नहीं यार वो तो 30,000 हो रहा है, और ये 32,500 है ब्रो। 32,500 है ना? बहुत अच्छी बात। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उसके बाद लास्ट इन। इज दिस द प्रिंसिपल दैट यू कैन अप्लाई एट द शॉप? नहीं, प्लीज आप धंधा समझो पहले। आप, मैं कस्टमर से पंगा नहीं ले सकता। मैं कस्टमर आ रहा है, चॉकलेट पड़ी हुई है, मैं उसे नहीं बोल सकता तो वो वाली चॉकलेट उठा। बोलो भाई साहब सेम है, जो उठानी है उठा लो। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बैक एंड टीम लगा रही, अकाउंट्स टीम लगा रही। समझ रहे हो? तो ये दुकान पे नहीं हो सकता बच्चे, समझ रहे हो? ओके। अच्छा अब लीफो के नीचे एक नोट लिखिएगा। नोट, लीफो तक बच्चों ने नोट कर लिया है? एक बार नोट कर लेना बच्चे। आओ बेटे आओ, कर लिया बच्चों ने नोट? स्क्रीन थोड़ी इनप्रॉपर दिख, एक बार बाकी बच्चे बताओ बच्चे। सही अभी बताता रहो ना, अभी सही दिख रही है नहीं दिख रही? कर लिया?
पीछे कर, अरशद कर लो। अब दूसरा अरशद नहीं आया आज, तो मिस नहीं करता। चलिए, एनीवेज, अच्छा एक नोट डालते हैं। एज पर AS2, AS की फुल फॉर्म क्या थी? क्या बात है, वेरी गुड। A company, as per AS2, a company is not allowed to use LIFO. Oh my God, LIFO लगा ही नहीं सकते हो। अगर आप एक कंपनी के ऑडिटर हो और अगर वो कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट लीफो पे कैलकुलेट करे हैं, तो अलाउड नहीं है। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में। अब आप मुझे बताओ अलाउड क्यों नहीं होगा? कुछ दिमाग दिमाग चलाओ जिंदगी में। क्या लग रहा है, क्यों सरकार ने मना कर दी? हाँ, एग्जैक्टली exactly. मतलब मैं वो पता नहीं है, वही बोलना चाह रहे, एक लाइन तो सही बोली आपने। आप समझ रहे हो कि आपका जो स्टॉक है 1100 यूनिट, वो कौन सा प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है? लेटेस्ट वाली परचेज का प्राइस या पहले वाली परचेज, बहुत बिगिनिंग वाली? तो बेटे सोच के देखो, आपकी जो इन्वेंट्री है वो लेटेस्ट प्राइस पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आज जो चल रहा है, या 6 साल पहले का जो प्राइस जो आज भी पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज लीफो जो प्राइस पकड़ रहा है ना, ये देखो ये पहले वाले पकड़ रहा है प्राइस। दैट्स नॉट लॉजिकल। अभी आपको ये अक्टूबर दिख रहा है, आपको 4 दिन के गैप से फर्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर ये पूरा साल होगा और मैं 31 मार्च को बैठा हूं और सोचो मैं 1 अप्रैल की मार्केट वैल्यू के बेसिस पे ले रहा हूं जो मैंने खरीदा था, तो लॉजिकल बात नहीं है भाई। तो हमारा ज्यादा लॉजिकल कौन सा है जी? वेरी गुड। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो बेटे तीसरा मेथड, इसी क्वेश्चन में मेथड आ जाएंगे, अभी देखना कौन सा होता है बच्चे। ओके, एवरेज प्राइस मेथड। सर एवरेज प्राइस मेथड मतलब कुछ भी नहीं रे, सारे प्राइस पकड़ो, उसका एवरेज कर दो, उसको 1100 से मल्टीप्लाई कर दो जो इन्वेंट्री। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ मुझे प्राइस पकड़ने हैं बच्चे। सॉरी, 3 प्राइस है ना? ठीक है, 30 +25 +20 डिवाइडेड बाय 3, 25 रुपए आ गया। इसका मतलब 25 रुपए एवरेज प्राइस पर यूनिट है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है बच्चे? 1100 मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, 27,500। देख रहे हो बेटी, कैलकुलेशंस तेज है मेरी। ओ माय गॉड, एवरेज प्राइस मेथड क्लियर है? क्या करा हमने एवरेज प्राइस? हमने प्राइसेस पकड़े, उसका एवरेज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर जी। हमने ना, अब आप इस चीज को लिखना मत, वैसे लिखना। हमने ना सर 28 अक्टूबर को एक चॉकलेट खरीदी 150 की। वैसे तो मार्केट रेट क्या चल रहा था बेटा, 30, 25, 20। तो मैं 150 क्यों खरीदी सर? बेटे हो सकता है कोई बंदा मुझे 600 रुपये दे रहा हो, ठीक है, तो वो जो सेल हुई उसका मैं क्या करूंगा, उसका थोड़ा ना मुझे, तो एवरेज प्राइस निकालना है मेरे को। और आपको क्या लेना देना वो बिका नहीं बिका? मुद्दे की बात यह, आपने दुकानदार से पूछा परचेज बता, ये 4 डेट की परचेज, आपने प्राइस पकड़े, आप मेथड लगा रहे हो एवरेज प्राइस, और एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा वो आपका? 150 +30 +25 +20 डिवाइडेड बाय, एंड दैट्स इन्फ्लेटेड। क्या मैं कैसे, कितना आ रहा है एक बार बताओगे? लो जी लो। और ये सारा झमेला क्यों हो गया? इसका मतलब क्या, हमें अपने जो
ये जो प्राइसेस हैं इनको यूनिट्स के साथ इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, वरना उससे ट्रू पिक्चर नहीं आ रही थी। तो इसलिए इस वजह से एक नया मेथड आ जाता है, दैट इज वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने कितने यूनिट्स भी खरीदे उसको भी तो वेटेज दो। जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा था, हम अपने प्रॉफिट्स को वेट देते थे, यस सर। है ना? तो लेटेस्ट वाले को ज्यादा वेट होते थे या बहुत पुराने वाले को ज्यादा वेट, लेटेस्ट वाले, हाँ? इसी तरीके से जो यूनिट ज्यादा है यहाँ पे वेट देने की जरूरत नहीं, यूनिट अपने आप ही वेट अटैच कर रहा है उसको। तो अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूं तो एक बार समझना बच्चे, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा यूनिट्स, और यूनिट्स मैंने पहले कितने परचेज करे थे? 500, 800, और ये आएगा प्राइस 30, उसके बाद 25। अब आप इसका निकाल दीजिए प्रोडक्ट। ओके, 30,000, 25,000, 25 नहीं, 25,000 इंटू 5, 12,500। प्रोडक्ट आ गया बच्चों का। प्रोडक्ट क्या है? परचेज के प्राइस ही तो है वो, यूनिट को मल्टीप्लाई परचेज ही तो आ रहा है। ठीक है, अब इसका टोटल करो एक बार, 58,500। अब एक बार जरा यूनिट्स का टोटल करो, 2300। तो भाई 2300 यूनिट की कॉस्ट 58,500 है। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? वेटेड एवरेज आ जाएगा, बस समझ रहे हो? यानी कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकल रहा है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ यूनिट्स। 58,500 डिवाइडेड बाय 2300 कितना आएगा बेटे, बता दो। 25.4। स्टॉक कितना है तुम्हारा? 1100। मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। हाँ बस इसको 1100 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आ रहा होगा। अभी अभी क्या हुआ? आ गया था। आ गया बच्चे? ए भैया, ओके, आओ बेटे आओ, ये लिखा हुआ इन्वेंट्री है। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है साहब?
चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। A manufacturer has following record of purchase of condenser. सबसे पहले तो जो मतलब बंदा है, कह सकता हूँ मैन्युफैक्चरर है, Yes, sir. और उसके पास रिकॉर्ड किस चीज का, क्या परचेस करा उसने? कंडेंसर। क्या होते हैं कंडेंसर? वो ऐसे कैपेसिटर बोलते हैं उसके पास। कंडेंसर आई थिंक एसी का नहीं, वो तो कंप्रेसर होता है। जो भी होता है बेटे, हमें क्या करना, समझ रहे हो? अपनी को स्टॉक की वैल्यू निकालनी। कंडेंसर खरीदा भाई, विच ही यूजेस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट। रेडियो में लगता है बेटे, आपको पता ही नहीं। ठीक है, रेडियो सेट के अंदर क्या लगता है आपका? कंडेंसर। बहुत अच्छी बात है। दिसंबर 4 को भाई ने परचेस करी है, कितने यूनिट? ओहो 50 के। फिर 10 दिसंबर को परचेस करा, फिर 11 दिसंबर को परचेस करा, फिर 19 को करा। ऐसे परचेस दे रखी। कौन सी तारीख तक दे रखी? 28 तारीख। बहुत अच्छी बात। 1600 units were issued during the month of December till 18 दिसंबर। या थोड़ा सा ऐसे समझदारी से पढ़ना जरूरी होता। टोटल कितने इश्यू हो गए प्रोडक्शन प्रोसेस में? 1600। तो मैं साल के एंड पे बोलूं कि 1600 इशू हुआ है, या मैं दिसंबर 19 से पहले के टाइम पे बोलूं? मैम अभी तो बाद में बात करेंगे, अभी तो बाद में कर रहा हूँ क्लास में। है जी बच्चे, ठीक है। तो दिसंबर 11 है, क्या मैं कह सकता हूँ इसके बाद 18 को इशू हुआ है? Yes, sir. कितने यूनिट? 16. अब जरा थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, जिंदगी में यूनिट थे कितने तुम्हारे पास? 900 + 400 1300। लो जी लो, 1600 थे, सारे बाहर हो लिए, यानी कि 1600 के 1600 इशू हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, आप बता दो मुझे पहले तो, यूनिट बता दो कितने बच गए? यही बच गए, और यही प्राइस ले लूंगा मैं, फीफो मान लो। क्वेश्चन ने बोला ही नहीं सर, ठीक है। अच्छा चलो, अब ऐसे जबरदस्ती की बात कर रहा हूं वैसे आपके साथ। क्या क्वेश्चन ने मेथड बोला कोई? No, sir. तो लेट्स सपोज फीफो ले, ठीक है। अगर ये फीफो है, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर इन्वेंट्री? ऑब्वियसली 200 इंटू 60 और 800 इंटू 47, कितना आ जाएगा बेटे? 6 लाख के बना दिए भाई। 600. 49,000 यही आ रहा होगा, 49,600। क्वेश्चन ने बोला नहीं था, पर वही है, इन्होंने एज्यूम फीफो ही करा हुआ है। ठीक है, इन्होंने फीफो ही एज्यूम करा हुआ। अरे स्क्रीन उधर तो आ रही है, तुम्हारे को भी दिक्कत आ रही है? एक सेकंड रुकना, पर ये इधर से एक बार सार्थक करिए पर। क्या बेटे काम कर दिया बेटा, इधर तूने पहले भी करा था ना ऐसे? हो गया ठीक, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, 49,600 आ गया? बड़े बच्चों वाला सवाल है, क्या सॉल्व करोगे इसको? समझ आ गया था ना आपको? अब मैं आपके साथ कुछ नई बात करने जा रहा हूँ, और उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। अभी जो आपने जो नोट्स बनाए थे उसको पीरियोडिक सिस्टम बोला था। एक बार लिख दीजिए, वो जो कॉस्ट फॉर्मूला लिखा था ना आपने, मैं बताता हूँ एक बार कहाँ पे लिखोगे। ये जो एंड में ही हमने करा था ना, ठीक है, उधर बस आप लिख दो पीरियोडिक सिस्टम। सारे ये जो सारे सिस्टम देना, फीफो लीफो, हाँ ठीक है, ये सारे के सारे पीरियोडिक। रुक जाओ एक बार, मैं नोट्स में कहाँ लिखना है ना, 1 मिनट रुकना। पीरियोडिक। चलो आप एक काम करो ना, तुमने ऐसे करा था ना, यहाँ पे पहले फीफो बनाया था, याद है? ऐसे फीफो लिखा था, फिर सॉल्व करा था। इसके यहाँ पे लिख दो पीरियोडिक सिस्टम है ये,
फिर उसके बाद तुमने लीफो बनाया था, Yes, sir. पीरियोडिक सिस्टम है। एवरेज मेथड पीरियोडिक सिस्टम और वेटेड एवरेज पीरियोडिक। यानी कि आपने अभी जो सिस्टम सीखा था वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब कि मैं डेली बेसिस पे ऐसे कोई इलेबोरेटेड चार्ट नहीं बना रहा, लेकिन जब मेरे पास डेटा आ गया मैंने उसी टाइम कैलकुलेट कर लिया, ये निकल चुका होगा, ये बच गया आंसर आ। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंस भी आ जाता है कई बार थ्योरी के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल, वो देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और प्रैक्टिकल में आपने अभी पीरियोडिक निकलता कैसे वो देखा। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं यही सारे मेथड से, अब आप हेडिंग डाल देना परपेचुअल सिस्टम। अरे सर पीरियोडिक सिस्टम हो गया, हाँ बेटे हाँ, उसका एक ही क्वेश्चन। परपेचुअल के काफी है, 6-7 क्वेश्चन है वो करेंगे, और कुछ नहीं है, एकदम बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा बस। परपेचुअल का मतलब होता है बच्चे, पहले आप समझिएगा। मान लो हमने ना आज दुकान स्टार्ट करी है, आज फर्स्ट डे, तो मान लीजिए अगर फर्स्ट डे को मैं 1/4/18 ही मान लेता हूं, 1/4/18, इसको बनाना मत आओ अभी, ठीक है। तो क्या कुछ मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा? अगर पहले दिन ही हूं मैं, कह सकता हूं नील होगा, Yes, sir. कह सकता हूं नील होगा। Yes, sir. और आप, मैं रुपीस में बात नहीं कर रहा अभी, मैं यूनिट्स का समझा रहा हूं। यानी कि मेरा जो स्टॉक है उसका ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चे, 1/4/18 जब दिन शुरू हुआ है तो 0। मैंने परचेस करे 100 यूनिट, फिर मैं इशू कर देता हूं प्रोडक्शन पे, 1/4 की बात ही बता रहा हूं आप, 1/4 का ओपनिंग स्टॉक कितना था, 0। 100 यूनिट परचेस करे तो 100 यूनिट आगे में, Yes, sir. 30 इशू कर दिए, तो क्लोजिंग कितना बची, 70। क्लियर है? तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो आया, आप ये समझ रहे हो कौन से दिन का आया ये, एक चार 1/4, अगली तारीख 2/4/18, व्हाट इज माय ओपनिंग, 70 है भैया, 70। सर कुछ परचेस करा नहीं करा, सर कुछ इशू करा, हाँ इशू करा 20, क्लोजिंग कितना हो गया, 3 तारीख को ओपनिंग क्या होगा, परचेस कर लिया 150, 70 इशू करा, क्लोजिंग कितना होगा 130। ऐसे चलता रहेगा, इस सिस्टम को परपेचुअल बोला जाता है। पहले तो आप ये समझो, ये स्कैटर्ड डेली बेसिस पे जो है, मेरे पास जो मैंने इशू करा वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो है इसको क्या बोला जाता है, परपेचुअल सिस्टम। अगर 4 तारीख को मेरे पास कितना स्टॉक है बेटे, ना मैंने परचेस करा ना मैंने इशू करा, तो 130 आ जाए। पहले तो स्टेटमेंट समझे ना आप। अब मैं यहाँ पे इन यूनिट्स के साथ ये यूनिट कितने के खरीदे, और साथ में मान लो 2 रुपए का खरीदा, ये 70 यूनिट, तो कितने रुपए आ जाएगा, ऐसे करके 3 कॉलम बनेंगे, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। फिर परचेस पे भी Yes, sir. यूनिट्स, अब रेट जरूरी है 2 रुपए होगा, हो सकता है ओपनिंग जो चल रहा है मैं अब नया वाला 3 रुपए का खरीद लूंगा, जनरली बोल रहा हूं, अब वो एग्जांपल हो गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली ओपनिंग स्टॉक का भी क्या होगा, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। परचेज अलग पे हो रहा होगा, इशू करूंगा किस रेट पे करूंगा पता नहीं, अभी वही सीखना है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। समझ आया आपको? अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, तो बस बात अब सामने आ जाएगी जी। और बात यो आ रही सामने, सेकंड इलस्ट्रेशन हमारी हो गई थी। क्या परचेस करा था हमने सेकंड वाली में, कंडेंसर, और वो परचेस करा था दिसंबर में, और उसमें याद है हमने कितने यूनिट इशू कर दिए थे, 1600। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल assume that
फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। इशू 1600 दिया था, पर अब उसने क्वेश्चन को और बढ़ा दिया कि पुराना एग्जाम्पल तो चल ही रहा है, और ये जो 1600 इशू है ना बच्चे, ये अलग अलग डेट को हुए बच्चे। दिसंबर 5 को कितने इशू हुए, 500 यूनिट्स। फिर इसको 600 टोटल इशू। और आपको क्वेश्चन है क्लियर है, और आपको क्वेश्चन समझ आए पहले वाला, तो मैंने यहाँ पे परचेज की भी वो लिखी हुई है। आपने 4 दिसंबर को कितने यूनिट परचेज करे थे, तो इधर वो परचेज वाला दिया हुआ है, और ये वाला कौन सा है, सेल वाला। इशू। अब सर करना क्या है सर, करना यू है भाई, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सर ये क्वेश्चन ने तो नहीं बोला बेटे, क्वेश्चन बोलेगा, ये मॉड्यूल का है तो उन्होंने ऐसे ही हल्के में छोड़ रखा। पेपर में आएगा तो बताएगा परपेचुअल से निकालना है, पीरियोडिक से निकालना है। लेकिन मान लो अगर ये 5 नंबर का आ गया, क्या लग रहा है आपको ज्यादा मेहनत कौन से मेथड में लगेगी, परपेचुअल ही बनेगा, क्योंकि ऐसे भी नहीं है ना आपने 2 मिनट में इन्वेंट्री निकाल दी फीफो के हिसाब से पीरियोडिक और आंसर दे, समझ रहे हो। हाँ जी, शायद दीदी लगा इशू वाले का। सब सब आ जाएगा, मैं बताऊंगा। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है पहले, अब आप मुझे बताइए लेकिन कौन सा मेथड यूज कर रहा है वो, छोड़ो ना, पहले फीफो करेंगे बेटे, फीफो नेचुरली समझ आता है पहले, समझ रहे हो। तो पहले कौन सा मेथड करेंगे, फीफो में। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या फीफो का भी यही वाला क्वेश्चन एक है, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करेंगे साथ में। वेटेड एवरेज मुझे लग नहीं रहा है, एक फीफो वाला है तो सही, पर वो अलग पॉइंट पर है। क्या कहते हो, कर लेंगे। वो वाला करोगे ये वाला करोगे, ये वाला छोटा है। वो वाला भी करते हैं, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे पास आंसर होगा तो सही रहेगा। ये वाला करते हैं, फीफो वाला पहले करते हैं, फिर लीफो वाला खुद अभी करेंगे रजिस्टर में, ये भी होगा। आइए अब एक नया क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे देखते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। आप मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, डेट बता दीजिएगा। 1 जनवरी। बड़े ही प्यार से साथ साथ सुन लेना, कंपनी का नाम आएगा श्रीराम मिल्स, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन, अरे सर आपने तो बताया नहीं कौन से दिन निकल रहा है, लो बेटे देख लो पहले, आपको पहले ये भी समझ आना चाहिए आप निकाल क्या रहे हो। किसी चीज की शुरुआत हो रही है 1 तारीख को, खत्म हो रहा है वो 20 फरवरी को, और वो इन्वेंट्री कब की पूछ रहा है, तो भाई 20 फरवरी से आगे डेटा नहीं होगा ना, जो 20 फरवरी वही हो जाएगा डेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पहले। अब आप मुझे बताइए, मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, और मेथड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एक बार फॉर्मेट दिखेगा आराम से, क्या मैं कह सकता हूँ ये आ गया मेरा रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हो गया जो भी आप रिसीव करेंगे वो आ जाएगा। देन इशू बोल लो, परचेज बोल लो, एक ही बात है, और ये आ जाएगा आपका। क्लियर है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कौन सी डेट को शुरुआत हो रही थी, 1 जनवरी ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज नेल, एंड 1 जनवरी को एक चीज और है बच्चे, 100 इन्वेंट्रीज एट द रेट ऑफ पर्सन। तो 1 जनवरी को क्या मैंने ओपनिंग में कुछ डाला अभी, बैलेंस जैसे रिसिप्ट, ठीक है, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, नहीं भी लिखते तो भी चल जाता 1 जनवरी का नील, पर इन्होंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस को भी लिख के ऐसे नील करके सारा ही पहले खाली करा, और फिर अगली डेट भी क्या डाली बच्चे, 1 जनवरी। और आप मुझे बताइए कितना रिसीव हुआ, कितने यूनिट थे बच्चे, कितने रुपए के, 100 यूनिट, 100 रुपए 30 के हिसाब से 3 हजार। अब आप क्वेश्चन देख के बताइए, क्या मैंने कुछ इशू करा है, नहीं करा, तो मैंने अगर इशू नहीं करा तो खाली, इसका मतलब जो मेरा यूनिट्स बच गए वो कितने, 100, कितने रेट पे, रेट तो 30 ही चल रहा है ना, तो कोई और है ही नहीं उसमें, कंफ्यूजन क्या है अभी, 3 हजार, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है जी। अगला कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन, 15, इसका मतलब अब 2 तारीख 3 तारीख 4 को मेरी इन्वेंट्री तो वही है, ठीक है। तो अब मैं 15 तारीख को देखो क्या लिख रहा हूं, 15 तारीख को क्या आपने कुछ रिसीव करा है, नहीं,
लेकिन आपने 15 तारीख को, अब आप मुझे बताओ, आपने इशू करा तो काय रेट पे करा होगा भाई? जितना उस इन्वेंट्री का रेट है उसी पे तो करोगे। कोई रेट, और कोई रेट है आपके पास 30 के अलावा भी? मैं तो कह रहा हूँ अभी तक अगर आपको फीफो नहीं भी है, जो भी है, कोई रेट ही नहीं है अभी तो। 30 ही तो रेट है। तो 30 पे ही तो इशू करूंगा। 1500 कितने यूनिट रह गए? किस रेट पे? कॉम्प्लेक्सिटी तो तब आएगी जब एक नए यूनिट परचेज होंगे और डिफरेंट रेट पर होंगे। समझ रहे हो आप? जब रेट ही नहीं है तो क्या बात का कंफ्यूजन चल रहा है अभी? यहां तक क्लियर है? ओके। अब मुझे बताइए, 1 फरवरी को, ओहो, परचेज करे कितने यूनिट? एट द रेट ऑफ। अब 1 फरवरी को देखिएगा बच्चे, 200 यूनिट 40 के हिसाब से 8000। क्या आपने कुछ इशू करा? अब सोचिए, आपके पास यूनिट्स कितने हैं? पहले के 50 और 200, टोटल 250। कौन सा मेथड है ये? फीफो। तो मैं इसको सेपरेट ऐसे दिखाऊंगा कि मेरे पास 50 यूनिट पड़े हैं 30 के, और 200 यूनिट पड़े हैं 40 के। अरे सर टोटल कर दो, क्या बात कर रहे हो? अब एवरेज एवरेज मिक्स थोड़ा ना कर दूंगा उसको मैं। फीफो मेथड है, मेरे पास हिसाब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बेटे? अगर कल को मैं इशू करूंगा तो पहले कौन सा इशू करूंगा? 50 वाला। तो मेरे को हिसाब रखना पड़ेगा मेरे को। अब मुझे बताइए, क्या 1 फरवरी तक क्लियर है? अब अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है? 15/2। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, कितने इशू करे आपने, कितने रुपए पे इशू होंगे ये? एग्जैक्टली पहले वाले पे आई थिंक 30 पे, और बचे हुए 50 40। अब भाई देखेंगे, 15 फरवरी को देखते हैं बच्चे, क्या मैंने 15 फरवरी को कुछ परचेज करा? बट आई इशूड 100, और उस 100 में से 50 इशू हो रहे हैं 30 के, और बाकी 50 कहां से ले लूंगा? और रेट क्या आ जाएगा रे? 40। विच मीन्स भाई यो इन्वेंट्री तो खत्म हो गई, और ये कितनी बच गई? 150। का हिसाब फीफो ही चल रहा है जी। जब इशू करा तो फीफो ही तो लगाया। अब बताइए, आखिरी पॉइंट क्या था? 20 तारीख को 100 यूनिट इशू करे हैं, तो बच्चों वाली बात है, किस रेट पे इशू होंगे? अब तो रेट ही एक पड़ा हुआ है। 100 यूनिट 40 पे, परचेज तो कुछ करा नहीं, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया? कहिए सर। 2000 रुपए का स्टॉक। ऑल क्लियर? यस सर। अब एक बात बोलूं आपको, क्या पीरियोडिक से ये 2 मिनट में नहीं निकल सकता था? तुमने परचेज करा, फिर तुमने इशू करा, तो इसी में से निकला होगा। फिर तुमने दोबारा परचेज करा, ठीक है? तो ये जो 100 है, कह सकता हूं 50 इसमें से गए होंगे, इसमें से। मतलब समझ रहे हो, मैं जस्टिफाई वैसे नहीं करना चाह रहा, पर क्या मैं पीरियोडिक से सीधा नहीं बोल सकता कि जो मेरा एंड में बच जाएगा वो 40 वाला ही तो रेट बच रहा होगा? समझ पा रहे हो ना उस चीज को? तो आप अपना आंसर मैच भी तो कर सकते थे। अगर आप जैसे गोइंग फॉरवर्ड यही बना रहे हो, तो आपका अपने मैच भी तो हो सकता है एंड में कि ये 140 वाला ही तो बचे। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, क्या आप इसको बनाओगे या लीफो वाला बनाओगे? लीफो वाला बनाए, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्या करें, ये वाला बनाए पहले? पहले ये वाला बना लो, चलो पहले बना लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, पर थोड़ी स्पीड रखना बच्चे। मेरे को लीफो भी कराना है, फिर वेटेड एवरेज वाला भी आया। समझ रहे हो? फॉर्मेट प्रॉपर बनाना, ये ना मतलब अगर एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का आता है बच्चे, और बीकॉम में तो आता ही आता है ये। बीकॉम का तो हमेशा आता है, लेकिन आपका सीए में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब लगा लो बोनस है, बहुत ही इजी पार्ट है।
इसी टाइप का मतलब अभी वो मतलब और भी लेवल बढ़ेगा। आज तो तुम्हारी आसान वाली क्लास चल रही है। क्वेश्चन दिखा दूं अब? फॉर्मेट दिखाऊंगे पहले। फॉर्मेट देख लो। रिसिप्ट के अंदर 3, इशू के अंदर 3, बैलेंस के अंदर 3 और एक डेट का कॉलम है। तुम जल्दी जल्दी बनाना बच्चे। पहले तो सारे फीफो कर रहे हैं ना, पहले फीफो ही कर, नहीं तो फाइल होएगी, फाइल खोल ले। अभी सारे पहले ये वाला कर रहे हैं ना, फिर उस पे जाऊंगा। हाँ जी, क्वेश्चन दिखाऊं? ये वाला हो गया। बोला हो गया, फिर मैं फाइल पे बोला इससे एक दो लेकर तो अगला करना। ऐसा ऐसा तो नहीं, बट ठीक है, रिप्ले दो उसको। स्पीड में लेकर आता हूँ एक के बाद एक एंट्री करनी है ना, एक के बाद एक उसके बाद दो दो समझ गए ऐसा छोड़ देना तो चल जाओ। मैं ऐसे मतलब कि जैसे करना है के साथ सोचने का एग्जाम में पूछना है ना, उसको अपना हम निकाल ले और ऐसे आई थिंक हो गया बच्चों का। यस सर। अक्रम का हो रहा है? अरे तो
आगे बढ़े क्या? सर एक बार आंसर दिखाना। हम्म। क्या दोस्त? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। इतना सारा मुझे पता है, सही बोल रहा है। ये बहुत आसान है, आपको मैं ऐसे बताऊं, मैंने नजर लग जाती है। नहीं, रियलिटी ये है कि आप भूल जाते, जैसे लॉ नहीं है तो भूल जाते। लेकिन सर याद है मैथ क्या बता रहे थे। अरे वो क्या होता है, जैसे लोग ऊपर ऊपर के होते हैं, वो ऊपर नीचे वो कोई ऐसा जरा सा भाई आंसर सही है दो तीन बार वो एमसीक्यू में रिवर्स कैलकुलेशन करके भी ना, वो वैसे दिमाग तो ऐसे चल जाता है ना कि ये रूल आउट हो गया, वो भी तुम छोटे पता नहीं लगता, तो वैसे होता है। कौन सा मैच का? हाँ पूछ ले, 2 into 2 5 होता है, पता है मुझे। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हो गया बच्चों ये वाला? ये भैया ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो रे, अभी फीफो करना है, वेटेड है, लीफो भी करना है। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर, आपको याद है बच्चे ये वाला था? बस ये हमने किस तरीके से सॉल्व करना है? लीफो। अब एक बार के लिए सुनना, मैं जस्ट स्टार्ट करके दे रहा हूं, आप खुद ही दिमाग लगाओगे। 4 दिसंबर को हमने खरीदा था, याद है? ये इधर लिख दिया मैंने, वो परचेज कितने यूनिट, ये 900 यहां से पकड़ रहा हूं जी, कितने रुपए के? 45,000 का आ गया परचेज। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने 4 दिसंबर को कुछ करा? कुछ नहीं करा, तो इसका मतलब इशू नहीं हुआ कुछ भी, तो क्लोजिंग स्टॉक सेम आ गया। ठीक है साहब। अगला क्या होगा सर? 5 तारीख। क्या 5 तारीख को कोई परचेज है? नहीं, 5 तारीख को इशू है। इशू कितना है रे? 500। और जब अभी तो रेट ही नहीं है हमारे पास 50 का, 25,000, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा? 900 में से कितने इशू कर दिया आपने? तो 400 बचे ना बेटे। और रेट को लेके क्यों परेशान हो रहे हो? तो कोई रेट ही नहीं आया। ये तो तब होगा जब कोई एक नया रेट आएगा, और तब जब मैं इशू करूंगा तब मैं लीफो लगा दूंगा। जैसे आपने पहले वो जो 100 इशू करे थे, पहले 50 वाले करे थे, अगर भाई लीफो होगा तो पहले भाई लेटेस्ट परचेज वाले का रेट ले लूंगा, फिर बचे ऊपर वाले का। स्टार्ट हो पाएगा ना क्वेश्चन? शुरू कर दीजिए। ये अभी सॉल्व करने का, अरे बात नहीं करेगा, अभी सॉल्व करने का स्पीड में बेटे। एक और कराने इसका, मैं वेट डाल रही थी, स्पीड रखना।
ओ, कौन सा पॉइंट कह रहे? 200 लग रही है यार, 2000 तो ज्यादा, 200 है 19 तारीख को ना, 200 है ब्रो। नौ सौ, 400, 300, 280। हाँ, फिर 11, फिर 19, फिर 28। चार 10 11 11। शुभम दान जी, पेन खत्म हो गया क्या? लिखना पड़ा ए, अब बच्चे, कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है? आप खेलते? भाई पिछले बैच में ना, पिछले तुम्हारे से पहले वाला जो बैच था ना, उसमें बच्चे खेलते थे, कह रहे हम ये कंट्री में खेले, बहुत बुरा रहा है भाई उन बच्चों को। मैंने एक दिन चलेंगे खेलने। वीडियो भी है चलते। पकाया 2-0। और 3-1 से जो हारा तो वो, याद कर आज मैं तो वेट कर रहा था तेरा से। मैं इतने दिनों से खेल भी इसलिए नहीं रहा, ये तो बोर हो जाता है खेल, सीधा बॉल आप ही को डलनी है। मान के बीच पहले में क्या वो वाला तो परचेज का ही है। आपका 20,000 आया है तो आंसर 20 ही होगा बेटे, चेंज कर देंगे नहीं तो। ए यार, कि मैं तेरी तारीफ कर दी इतनी यार। 14,100 आ रहा है, यही होता है। यहाँ चीटिंग नहीं करे ना कभी। ध्यान से देख, 28 है। ग्यारह, 19, 28, 80 यूनिट। मैं चेक कर लूँ, मैं 80 है ना पक्का। यार 28 तारीख को ना 800 है बच्चों, 800।
क्योंकि तेरा तो 20,000 आ रहा है, तो 800 रहेगा, तो और बढ़ जाएगा। तो 25 है, इससे तो एक गवर्नमेंट डिस्टेंट है और बढ़ जाएगा। कुछ और गड़बड़ भी है, डिटेल देख। स्टार्टिंग से ही चेक कर लो एक बार। लास्ट फाइनल आंसर दिखाऊं? 14,100। ओहो, नहीं आया। हाँ, लास्ट में जो इन्वेंट्री। आई एम सो सॉरी, मतलब आप 14, मतलब ये टोटल ये होगा आंसर 20,000, 16,500, 14,100, यही है। गुड गुड। क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन दिखाओ। चेतन का आ गया ना? आ गया आंसर? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ।
Next क्वेश्चन दिखाऊं? हो गया? हाँ जी। अरे एक क्वेश्चन और करना है। वेटेड एरे वाले आएंगे बेटे, इवनिंग वाले बच्चे भी आए हुए हैं। तुम्हारी इको की क्लास है? ओहो 3-7 हो गए यार, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप कर ले रहा, ठीक है बच्चों। और अगर किसी बच्चे को अच्छा इवनिंग मॉर्निंग वाले बच्चों को किसी को अगर रेक्टिफिकेशन करना हो तो 4:30 बजे आ जाए। इवनिंग वाले बच्चे तो वहीं गए उसमें, लेकिन रेक्टिफिकेशन वगैरह था ना, बाय चांस किसी ने रिवाइज करना हो कुछ करना हो तो 4:30 भी कर सकते मॉर्निंग वाले बच्चों, ठीक है जी। एनीवेज ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।